गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ब्लैक बॉडी को कृष्णिका भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ऐसा पिंड या फिर ऐसी बॉडी जो कि उस पर आपतित होने वाली सभी जो रेडिएशंस हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है। आदर्श कृष्णिका सभी आवृत्ति की किरणों का अवशोषण कर लेती है। यानी जो आइडियल आपकी ब्लैक बॉडी होती है वो जितनी भी टाइप के आप उनके ऊपर रेडिएशन डालें, चाहे किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो, किसी भी एनर्जी की हो, वो सारी जो है रेडिएशन का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। यानी कि जो सबसे अच्छा जो जितनी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा वो उतनी ही रेडिएशन का क्या करेगा, वापस एमिशन करेगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी कौन सी होगी, जो मैक्सिमम का जो है एब्जॉर्प्शन कर लेगा और उतने का ही क्या करेगा, एमिशन करेगा। इसलिए जो ब्लैक कलर होता है, गर्मी में ब्लैक कलर कम पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सारी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। इस वजह से क्या होती है, हमें गर्मी में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में क्या करना चाहिए, हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं या जो ब्लैक बॉडी नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, कम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे कि गर्मी कम लगती है और कम का ही वो क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि ब्लैक बॉडी क्या है, जो पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों का अवशोषण कर लेती है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए लिखा गया है ये सभी आवृत्ति की किरणों का जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा अवशोषक क्या होता है, अच्छा उत्सर्जक होता है। नेक्स्ट है, कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म करने पर सभी आवृत्ति के ही विकिरणों का उत्सर्जन से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं, तो ये है कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म करने पर सभी आवृत्तियों की विकिरणों का उत्सर्जन होता है, और ये जो उत्सर्जित विकिरणें होती है ये क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन कहलाती है। और ब्लैक बॉडी से कौन सी रेडिएशन निकलेगी, जो कि इसे गर्म करने पर इसने अवशोषित की है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचा गया है एनर्जी और लैम्डा के बीच में विभिन्न तापों पर कृष्ण विकिरणों की स्पेक्ट्रम में वितरण। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा गया है, जिसमें अपन को क्या बताया गया है, पीक पर टेम्परेचर बताया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इसकी एनर्जी और लैम्डा भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर फॉर्मूला है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1 बाय टेम्परेचर। लैम्डा और टेम्परेचर क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लैम्डा मैक्स और टी ये क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर तीन जो है ये नियम दिए गए हैं। पहला है वीन का विस्थापन नियम, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन का नियम, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, उसका ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, या फिर एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या बताया वीन ने, कि कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा जो होती है वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, जिसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ऊपर जो ग्राफ दिया गया था उसमें जो ई था वो भी क्या है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व ही है एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन का चतुर्घात का नियम। इसके अंदर इन्होंने बताया गया है, सेम वही एनर्जी डेंसिटी ली गई है, और ये बताया गया है कि ये टेम्परेचर की जो 4th पावर है उसके
समानुपाती होती है। यानी कि अगर अपन किसी भी समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो क्या आता है, साथ में कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू के टी की पावर 4। के क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट है या फिर एक तरीके का कांस्टेंट है। तो ये था स्टीफन लॉ। नेक्स्ट आता है इसमें रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स का नियम, जिन्होंने बताया कि ऊर्जा के समान वितरण पर आधारित है। यानी कि ऊर्जा जो होती है वो किसी भी कृष्णिका पे समान वितरित होती है, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, एक तरीके के कांस्टेंट है। तो इनका फॉर्मूला जो था, E इजकल टू बीटा लेमडा की पावर -4, या फिर अपन बीटा अपॉन लेमडा की पावर 4 भी कर सकते हैं, टी ई माइनस ए अपॉन लेमडा टी और डी लेमडा। इन्होंने ऊर्जा के समान वितरण पर अपना नियम दिया। इसके बाद आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्लैंक का विकिरण नियम, जिसके अनुसार क्या है, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण असतत होता है। यानी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कभी कम वेवलेंथ की जो है आपके रेडिएशन निकलती है, कभी ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है। तो इन्होंने क्या बताया, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन जो है उत्सर्जन या अवशोषण असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यू होता है, तथा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, जिन्हें कि छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें बोलते हैं अपन फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है, तो किसी भी ब्लैक बॉडी से मान लीजिए या किसी भी बॉडी से मान लीजिए, किसी भी पिंड से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत उत्सर्जन या अवशोषण डिसकंटिन्यूअस होता है और छोटे छोटे पॉकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पॉकेट्स या बंडल्स को क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा कहा जाता है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू जो है आपके आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, इसको अपन C अपॉन लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं। और H है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻36 जूल सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होती है कि ये निश्चित होती है। जैसे एच न्यू की फॉर्म में है तो ये भिन्न संख्या में नहीं हो सकती है। एच न्यू की फॉर्म में है तो एच न्यू या फिर 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू, इस तरीके से ये छोटे छोटे बंडल्स के रूप में क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। फिर इन्होंने बताया कि कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा घनत्व के लिए प्लैंक ने जो सूत्र दिया है DE, डी यहाँ पर बताता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कितना हुआ है एनर्जी के अंदर। ये एनर्जी डेंसिटी है एक तरीके से, जो अपन ने अभी ब्लैक बॉडी के ग्राफ में भी देखी थी। तो डी इक्वल टू 8πhc लैम्डा की पावर -5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर hc अपॉन के लैम्डा टी -1। तो ये इन्होंने प्लैंक ने रेडिएशन विकिरण के नियम में अपना सूत्र दिया। इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो पहले सिंपल इसका आप प्रिंसिपल समझ लीजिए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है छोटा सा, जिसके अंदर बताया गया है एक धातु की सतह है, कोई भी मेटल सरफेस है, जिसके ऊपर अपन ई एनर्जी की जो है वो रेडिएशन अपन डाल रहे हैं। ठीक है, एच न्यू एनर्जी की, जिसमें क्या है, अगर जैसे ये धातु की सरफेस पर गिरता है ये आपतित प्रकाश, तो क्या होता है, इस धातु या फिर जो भी एलिमेंट है ये, इसके बाह्यतम कोश की जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती है और वो क्या होता है, उस सतह से बाहर निकल जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है एक तरीके से। जब वो बाहर निकलता है तो वो एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv², हाफ mv² होता है। तो पहले तो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर किसी भी आवृत्ति की, निश्चित आवृत्ति की जो है, जो उसको बाहर निकालने के लिए उपयोगी है, उस आवृत्ति की अगर अपन रेडिएशन डालते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिस ऑर्बिटल में वो
चक्कर लगा रहा था उसे छोड़कर क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, गतिज ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि उसको आपतित विकिरण की एनर्जी से मिलती है, जो कि है एच न्यू। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश की वजह से, किसी भी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की वजह से मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें दिया गया धातु की सतह होती है जिस पर पर्याप्त अधिक आवृत्ति प्रकाश के विकिरण को आपतित किया जाता है। धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं, और प्रकाश की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम और सीजियम, ये विजिबल लाइट को यानी कि दृश्य प्रकाश की विकिरण की वजह से सोडियम और सीजियम के जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अगर यूवी रेज डाली जाती है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सीजियम का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, जिसमें कि यही सिद्धांत काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं प्रकाश विद्युत, जो आपके बैटरीज होती हैं उनके अंदर यही सिद्धांत कार्य करता है, जिसमें कि सीजियम यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी आईपी यानी कि आयनन विभव जो है इसका मिनिमम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। कम आवृत्ति की भी अगर अपन इन पे फोटो रेज डालते हैं या रेडिएशंस डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। अदर एग्जांपल्स हैं इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आपके आता है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन मान लीजिए, या फिर अपन इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसके अंदर क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या है, 5 प्लस हाफ mv²। एच न्यू तो वो एनर्जी है जो अपन ने प्रकाश डाला है, यानी कि आपतित प्रकाश की एनर्जी है, और फाई है यहाँ पर दहलीज ऊर्जा, या फिर इसे कार्यफलन भी कहा जाता है, वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, प्लस हाफ mv²। हाफ mv² अपन ने देखा है ये गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी सतह से छोड़कर बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। अब फाई यहाँ पर दहलीज ऊर्जा है, ये वह ऊर्जा है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सतह को छोड़ने के लिए तैयार होता है, और हाफ mv² वो है जो सतह को छोड़कर गति करके बाहर निकल जाता है। तो जितनी आवृत्ति की रेडिएशन की ऊर्जा को अपन आपतित कर रहे हैं, यानी कि एच न्यू, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन के अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने तक और उसके बाहर निकलने की एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो उसके उत्तेजित होने तक की एनर्जी क्या है, फाई कार्यफलन वर्क फंक्शन, और उसके बाहर निकलने की एनर्जी क्या है, हाफ mv², यानी कि गतिज ऊर्जा। तो एच न्यू इज इक्वल टू हो गई 5 प्लस mv²। ठीक है, फाई है यहाँ पर दहलीज ऊर्जा या कार्यफलन, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इजकल टू एच न्यू, जो कि इसके सामने दिया गया है, एच न्यू नॉट। तो ये न्यू नॉट हो गई आपकी दहलीज आवृत्ति। फाई तो है दहलीज ऊर्जा और न्यू नॉट हो गई आपकी दहलीज आवृत्ति, जो कि केवल इसके सतह के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। इसकी गति के लिए तो अलग से ऊर्जा होगी जो इसकी गतिज ऊर्जा है, केवल इसको उत्तेजित करने के लिए बाह्यतम कोष्ठक के लिए। तो एच न्यू यहाँ पर अगर अपन फाई की वैल्यू रखेंगे तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। और अगर इसमें अपन पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ mv² के हो जाएगा। ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है। इससे अपने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सिंपल सिंपल, तो अपन को पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहलीज आवृत्ति कौन सी है, एच की वैल्यू अपन को पता ही होता है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, इक्वल क्या है, हाफ mv²। m जो भी अपन को मेटल दिया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया गया है उसका भार हो गया, और v² उसका कितने वेग से वो बाहर निकला है। तो इस पे कई बार कई से फॉर्मूले भी दिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में